जिस देश की सरकार खुद स्टेबल नहीं है, क्या वो सच में इंडिया को चैलेंज कर सकता है? सेवन सिस्टर को तोड़ने की बात बोला जा रहा है। यह सिर्फ एक भड़काऊ स्पीच है या इसके पीछे कोई और एजेंडा भी छुपा है? इंडियन हाई कमीशन के आसपास भीड़ क्यों इकट्ठा हो रहा है और इस हंगामे से आखिर फायदा किसको हो रहा है? जो नेता लोगों को उसका फायदा हो रहा है, क्या वो सच में देश के लिए बोल रहा है या सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए? जब बांग्लादेश में पहले एक पॉलिटिकल वॉइस को गोली मार दिया जाता है और उसके बाद एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया जाता है, तो सरकार और पूरा दुनिया चुप क्यों हो जाता है? सारे जवाब इस वीडियो के एंड में मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखो, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, पूरा सच मिलता है। इस देश को बांग्लादेश बोलूं या कंगाल देश, जहाँ गवर्नमेंट खुद अनस्टेबल है, जहाँ कुर्सी रोज हिलती रहती है, वहाँ के नेता इंडिया से लड़ाई करने के सपने देखते हैं। अरे भाई, पहले अपनी कुर्सी संभालो, फिर इंडिया को चैलेंज करना। 17 दिसंबर 2025 को इंडिया ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में तलब किया। रीजन क्लियर था, ढाका में इंडियन हाई कमीशन के आसपास जिस तरह का सिचुएशन था वो कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं था। हाई कमीशन कोई गली का ऑफिस नहीं होता, यह इंटरनेशनल लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड डिप्लोमेटिक मिशन होता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसके बाद बांग्लादेश की कंडीशन पूरी तरह से बदल गया। उस्मान हादी रेगुलरली इंडिया के खिलाफ बोलता था, ओपनली ग्रेटर बांग्लादेश जैसे नैरेटिव्स शेयर करता था। यह सिर्फ ओपिनियन नहीं, यह प्रोवोकेटिव आइडियोलॉजी था। ढाका में उस्मान हादी को कोई गोली मार देते हैं, पब्लिक प्लेस ओपन शूटिंग, इसके बाद वायलेंस बढ़ने लगा, मॉब मेंटली और स्ट्रॉन्ग होने लगा, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स और फेयरलेस हो गए। और इसी वायलेंट एनवायरनमेंट के बीच एक बांग्लादेशी हिंदू लड़के को भीड़ ने जिंदा जला दिया। 21वीं शताब्दी में रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से पब्लिक के बीच ऐसे मर्डर, और सबसे शॉकिंग बात, सरकार की तरफ से ना तुरंत स्ट्रॉन्ग एक्शन, ना क्लियर अकाउंटेबिलिटी। यह सिर्फ क्राइम नहीं, ये स्टेट फेलियर का सिंबल है। पास्ट में उल्फा जैसे ग्रुप्स बांग्लादेश की जमीन से ऑपरेट कर चुके हैं। आज रेडिकलाइजेशन, माइनॉरिटी अटैक्स, क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स इंडिया के लिए ये डायरेक्ट सिक्योरिटी कंसर्न बन चुका है। चाइना पाकिस्तान की क्लोजनेस, इलीगल माइग्रेशन, बॉर्डर इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स, ये सब मिलकर इंडिया के ईस्टर्न कॉरिडोर को सेंसिटिव जोन बना रहा है। जब इंडियन डिप्लोमेट्स और माइनॉरिटीज टारगेट हो रहा है, तो सवाल उठता है, बांग्लादेशी प्लेयर्स आईपीएल में क्यों है? क्या पॉलिसी रीथिंक करने का जरूरी नहीं है? पब्लिक डिबेट चल रहा है, क्या अनस्टेबल बांग्लादेश इंडिया को चैलेंज कर सकता है? नहीं। जिस देश में इंटरिम गवर्नमेंट हो, इलेक्शन पेंडिंग हो, इकोनॉमिक प्रेशर में हो, एक्सट्रीमिस्ट को स्पेस मिल रहा हो, वो देश एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एफोर्ड कर ही नहीं सकता। सेवन सिस्टर वाली बात स्पीच या एजेंडा, ये सिर्फ स्पीच नहीं, इसके पीछे पॉलिटिकल माइलेज, एक्सट्रीमिस्ट सिग्नलिंग, इंटरनल फेलियर्स और ग्राउंड रियलिटी, ना कैपेसिटी, ना पब्लिक सपोर्ट और ना ही ग्लोबल बैकअप। इंडियन हाई कमीशन के पास भीड़ क्यों इकट्ठा हो रहा है? ये भीड़ स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, फायदा मिलता है एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स को, भड़काऊ नेताओं को और रिलेशंस बिगाड़ने वालों को। नुकसान होता है बांग्लादेश की ग्लोबल इमेज को। नेता देश के लिए बोल रहा है या कुर्सी के लिए? सच ये है, जॉब्स, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन पर कोई रोड मैप नहीं है, बस एक शॉर्टकट है, इंडिया को टारगेट करो, क्राउड भड़काओ और स्पॉटलाइट ले लो। यह इंडिया वर्सेस बांग्लादेश नहीं है, ये अनस्टेबल लीडरशिप वर्सेस एक्सट्रीमिज्म वर्सेस कॉमन सेंस का केस है। इंडिया शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं। सेवन सिस्टर हलवा नहीं है और इंडिया कोई जोक नहीं है भाई। आप क्या सोचते हो? इंडिया को क्या जवाब देना चाहिए? कमेंट्स में लिखो, वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।